का सारथी। कल देश में दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। आज शाम रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। यूपी में पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में करेंगे रैली। पीएम मोदी के सभी रैलियों की तैयारियां पूरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन। पहले तेज प्रताप को बनाया था प्रत्याशी। इनकम टैक्स विभाग ने दी राहत। 31 मई तक पैन आधार लिंक करने पर टीडीएस कटौती पर नहीं होगी कार्रवाई। लिंक नहीं किया तो दोगुनी रेट से कटेगा टीडीएस। शादियों के सीजन में 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगा पश्चिम रेलवे। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला। लोगों के लिए सुगम होगा सफर। बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक पसीना पसीना करने वाली गर्मी। उत्तर पश्चिम भारत में 26 से 28 अप्रैल तक होगी बारिश। मौसम विभाग का अनुमान जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। यूपी की 8 सीटों पर कल होगा मतदान। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कल वोटिंग होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होगी। देश की करीब 88 सीटों पर कल दूसरे चरण का मतदान होना है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कल होगी वोटिंग। देश में कल दूसरे चरण का होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी की 8 सीटों पर कल होगा मतदान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कल होगी वोटिंग। देश में कल दूसरे चरण का होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग। तो दूसरे फेज में 88 सीटों पर मतदान। 13 राज्यों में कहां कौन सी सीट? असम में 5 सीटें, करीमगंज, सिलचर, इसके अलावा 3 सीटें और बिहार में 4 सीटें, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर। छत्तीसगढ़ में 3 सीटें, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। कर्नाटक में 14 सीटें, चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे, शिमोगा। केरल में 20 सीटें, कासरगोड, कन्नूर, बड़कारा, वायनाड, मल्लपुरम, पोन्नानी, पल्लकड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुड़ी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्लापुझा, मावेलिकारा। इसके अलावा भी और सीटें शामिल है। मध्य प्रदेश में 6 सीटें, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो। महाराष्ट्र में 8 सीटें, बुल्ढाड़ा, अकोला, अमरावती, वायताल, पश्चिम, हिंगोली, नांदेड़। मणिपुर में 1 सीट, आउटर मणिपुर। राजस्थान में 13 सीटें, टाक सिवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां। त्रिपुरा में 1 सीट, त्रिपुरा पूर्व। वहीं उत्तर प्रदेश में 8 सीटें, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। और दूसरे चरण के ये वीआईपी चेहरे हैं, जहां पर वायनाड सीट से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम सीट से, मथुरा सीट से हेमा मालिनी, जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत, कोटा सीट से ओम बिरला, प्रहलाद जोशी, धारवाड़ सीट से पप्पू यादव, पूर्णिया सीट से, अमरावती सीट से नवनीत राणा, राहुल गांधी वायनाड सीट से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम सीट से, वहीं अरुण गोविल मेरठ सीट से, ओम बिरला कोटा सीट से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ सीट से, पप्पू यादव पूर्णिया सीट से, नवनीत राणा अमरावती सीट से, भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से। तो ये दूसरे चरण के कुछ वीआईपी चेहरे हैं। मथुरा सीट से हेमा मालिनी, गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर सीट से, तो वहीं ओम बिरला कोटा सीट से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ सीट से।
पप्पू यादव पूर्णिया सीट से, नवनीत राणा अमरावती सीट से, ये दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल। ये दूसरे चरण के कुछ वीआईपी चेहरे हैं जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसको लेकर के हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय का। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि कल दूसरे चरण का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश की 6 सीटें भी शामिल हैं जहां पर चुनाव होना है। तैयारियों की बात की जाए तो चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से देखने को मिल रही हैं? अवंतिका, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है, 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है और वहां पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो आज जो जिले हैं, जो अपने अपने जो जिले हैं, पोलिंग बूथ अधिकारी वहां से सीधे अपने पोलिंग बूथ पर निकलेंगे और पोलिंग बूथ पर वो एक वैसी गाड़ी में जाएंगे जिस गाड़ी में जीपीएस लगा होगा और उसकी मॉनिटरिंग निर्वाचन अधिकारी करेंगे। और फिर अगर मतदान की बात किया तो जिस दिन मतदान होगा, मतदान की भी मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग लगाई जाएगी, जिसकी सीधे नजर मतदान जो है निर्वाचन अधिकारी वो लोग कर पाएंगे मॉनिटरिंग उसकी। और तमाम जो प्रकार की जो तैयारी है, पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी मतलब जो मतदान केंद्र के जो सामने टेंट लगाए जाएंगे, गर्मी से अगर मतदाताओं को राहत मिले, और जिसके बाद जो मतदान जो पोलिंग बूथ के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी मेडिकल सुविधा होगी और तमाम जो प्रकार की जो सुविधा उनको मिलना चाहिए गर्मी के कारण, वो जो पुख्ता इंतजाम, उन तैयारियों का पुख्ता इंतजाम कर रखा है निर्वाचन आयोग ने और जो पोलिंग बूथ अधिकारियों ने। जी अवंती, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जैसे कि कल दूसरे चरण का चुनाव होना है तो इसको लेकर के पहले से ही सभी तैयारियां लगभग पुख्ता कर ली गई हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि देखा जाए तो अमूमन 88 सीटों पर देश में मतदान होना है और लगभग सभी सीटों पर सभी दलों के नेताओं ने जाकर चुनाव प्रचार किया है, रैलियां की हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मेन जो मुकाबला देखा जा रहा है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल देश में 12 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य को मिलाकर 13 राज्यों में जो है मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान है, लगभग 88 सीटों को लेकर मतदान किया जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो मतदान हो रहा है उसमें कई दिग्गज है, जो बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर उनके साथ जो है दांव पे लगी हुई है। इसमें राहुल गांधी शामिल है, शशि थरूर शामिल है, विशेष रूप से जो रामायण सीरियल के राम से अरुण जेठल उनका नाम शामिल है। मथुरा से हेमा मालिनी दोबारा से जो है चुनाव लड़ रही है वो भी शामिल है। और देखने वाली बात यह है कि इस बार इन शहरों के साथ साथ जो पार्टियों ने दाव खेला है वो कितनी सफल होगी ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल प्रचार प्रसार जरूर थम गया था लगभग 5 बजे के आसपास, लेकिन अभी भी जो प्रचार की बात करें या आरोप प्रत्यारोप की बात करें वो सीधे तौर पर अभी भी पार्टियों की जंग जारी है। ये जो लड़ाई है सीधे तौर पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपने साथ मिलकर कई 28 दलों को मिलाकर जो इंडिया दल बनाया है उसमें विशेष रूप से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर अपने प्रचार के लिए और अपने कैंडिडेट को उतारा है। और उसमें बीजेपी जो है मुख्य रूप से उनके प्रतिद्वंदी के रूप में है और बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच ये जंग है। और देखने वाली बात है कि कल ये जो दूसरे चरण का फेस होगा, इसमें मतदान होगा, तो उनके चेहरों के साथ साथ पार्टियों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैलियां की गई हैं, तो अब जनता का रुख किस ओर रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। और संदीप, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 8 सीटों पर प्रधानमंत्री के दौरे भी देखे गए हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक एक सीट पर जाकर दौरा कर रहे हैं और वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार दौरा कर रहे थे। तो देखा जाए तो बीजेपी ने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दौरा करके और साथ ही जितने भी सीटें हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं और दूसरे चरण में 8 सीटों पे मतदान होने हैं कल, यानी कि कल शाम की अगर 5 बजे की बात करें तो 5 बजे प्रचार प्रसार सबका थम गया था और इसके बाद से अब जो है प्रचार प्रसार नहीं होगा और इसके साथ ही साथ केवल कल अब जब वोटिंग होगी तो यानी कि अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां होंगी कि क्या बूथों पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएं, उनके उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां होंगी। इसके साथ ही साथ में डीएम और एसएसपी के भी कंधों पर होगी कि किसी प्रकार से कोई बवाल हो, किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना ना हो। अब इस चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं तो लगातार चुनाव आयोग इस पर निगरानी भी रख रहा है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से अपने। अब प्रचार प्रसार की अगर हम बात करते हैं तो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिला है, क्योंकि जहां तक देखा गया है कि चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर 8 सीटों का दूसरे चरण में चुनाव होना, वहां पर जोर जोर से प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ इन सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए देखा गया। इसके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह का देखा गया, साथ ही साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उतर कर आए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जो है लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरे चरण को लेकर के पूरी ताकत लगा दी गई है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत लगाई है और इसमें चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो या फिर सपा हो, सभी ने अपनी अपनी ताकत लगाई है दूसरे चरण को जीतने के लिए। तो अब ये माना जा रहा है कल से जब 7 बजे से वोटिंग होगी तो कितना परसेंटेज में इजाफा होगा, क्योंकि लगातार जो है इन बड़े नेताओं ने अपील भी की है जनता से कि घर से निकलें और घर से निकलने के बाद से मतदान करें। तो पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा है उसके साथ में आगे बढ़ने के लिए लोगों से अपील की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार संवाददाता सुनील कस्बा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, देखा जाए तो जब पहले चरण का जब चुनाव हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज कहीं पर बहुत ही कम देखने को मिले थे, तो क्या इस बार जिस तरीके से दोबारा से जब दूसरे चरण के लिए जनसभा और रैलियों की शुरुआत हुई थी तो वोटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया गया था, फिर चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, तो इस बार क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें वोटिंग परसेंट पहले पिछली बार से बहुत कम हुआ था और उसके बाद से दोनों ही पार्टियों की नींद हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव जो आयोग है उन्होंने भी, यहाँ के जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने प्रयास किए थे कि अधिक से अधिक लोग वोटिंग करें, नए वोटर भी जोड़े थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों में उत्साह नहीं था। कहीं ना कहीं गर्मी का बहाना, कई प्रकार के बहाने लोगों के द्वारा बनाए गए, सरकार के की भी समझ भी नहीं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परसेंट कम हुई। अब 13 सीटों पे राजस्थान को 6 बजे तक की वोटिंग चलेगी और उसके बाद दोनों ही पार्टियां चाहेंगे कि अधिक से अधिक है प्रयास रहेगा पार्टियों का कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंट है वो बढ़े, कम से कम 60% से भी ज्यादा वोटिंग परसेंट यहाँ पर है, जिनसे प्रत्याशियों अपनी जीत को लेकर एक ज्यादा मार्जिन को लेकर आसपास रहे, क्योंकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन था काफी जगह पे 2 लाख 3 लाख के आसपास था और इस बार जब वोटिंग परसेंट कम हुआ है तो कहीं कहीं ये लगता है कि जीत का जो मार्जिन रहेगा बहुत कम रहेगा और उसके बाद से दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी नींद उड़ेगी। जीवंती का बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत ज्यादा या फिर कम होने से सभी दलों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक बार दोबारा से रुक करना चाहेंगे प्रवेश आपका। प्रवेश, देखा जाए तो अमूमन चुनाव में ईवीएम खराब होने जैसी समस्या भी सामने आती है, जिससे वोटर्स जो है उन्हें ज्यादातर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस बार चुनाव आयोग की तरफ से कुछ विशेष कदम उठाए गए हो जिससे ईवीएम जब खराब हो तो लोगों को परेशानी ना हो या फिर ईवीएम मशीन की जल्द से जल्द बदलाव किया जा सके? था पहले चरण था उसमें जरूर कई जगह से ये शिकायत मिली थी कि ईवीएम की खराबी की बातें सामने आई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है और सीधे तौर पर जो है उनकी जांच पड़ताल करने के बाद जो है ईवीएम मशीनों को कल शाम को, मतलब सुबह आज शाम को लगभग वहां पर पहुंचा दिया जाएगा और सुबह जब मतदान होगा तो समय से उनको शुरुआत कर दी जाएगी। और इस बार जो है अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इनके साथ साथ कई टीमें गठित करेंगे, तो इनके से अगर शिकायत मिलती है या कोई ऐसी ईवीएम खराब होती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उसको तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कल दिल्ली के लिए भी बड़ा दिन खास है, क्योंकि दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है और देखने वाली बात है कि ये जो चुनाव होगा मेयर का, इसमें किस प्रकार का हंगामा होगा देखने के लिए ये अपने आप में बड़ा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा से रुक करेंगे सुनील मालवीय आपका, और आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार दो जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी जीतती आई है। हालांकि इस दौरान कई ऐसी जो है चीज़ें भी सामने आई जहां पर बीजेपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता भी दिखाई दिया, फिर चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव की बात ही क्यों ना की जाए। तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भी काफ़ी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जितने भी चुनाव रैलियां की गई हैं लगातार बीजेपी पर हमलावर होती दिख रही है। अगर रुख की बात की जाए तो जनता का रुख किस ओर देखने को मिल रहा है? क्या एक बार फिर से जनता बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है या फिर कांग्रेस के पक्ष में? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस इंडिया गठबंधन हो, लगातार अपने दौरे कर रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ जो सभाएं कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं कल भोपाल की राजधानी में उन्होंने रोड शो किया था, 1 किलोमीटर का रोड शो किया था, लंबा रोड शो, जिससे सीधे तौर से 11 से 12 लोकसभा सीटों के समीकरण साधने की तैयारी की गई थी। इस रोड शो के माध्यम से लगभग 11 सीटों को साधने की तैयारी की गई थी। और आज फिर मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और वहां पर वो सभाएं करेंगे। तो इससे साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है प्रचार प्रसार और सभाओं में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन जनता की बात की जाए तो जनता सिर्फ खामोश है। यहाँ तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या निर्णय लेती। जब मतदान होंगे और मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, वही उसी तरह उस दिन ही तय होगा कि जनता ने खामोशी का जो है जवाब किसको दिया है। तो 4 जून को वही पता चल पाएगा। जी अवंतिका। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बात तो 4 जून को ही सामने आएगी। सुनील, एक बार सुनील कस्बा आपका दोबारा से रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने बाजी मारी थी। कांग्रेस का गढ़ रहा है राजस्थान, अमूमन देखा जाए तो कई सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस बार फिर से कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, दोबारा से उन सीटों को जीतना चाहती है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो अगर राजस्थान की बात की जाए तो फिलहाल जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है? जो चुनाव हुए थे 2014 2019 की बात करें तो दोनों ही के अंदर बीजेपी ने 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस चाहती है कि इस बार हमारा खाता खोले, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार लगता भी है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की 5 से 7 सीट राजस्थान में आने की संभावना है। और सबसे पहले जो परिवर्तन अपने देखा था, इस बार टिकट वितरण हुआ था, उसके बाद में चूरू से राहुल कस्बा का टिकट काट दिया गया था और उसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत ही उनको लपक लिया था। और कहीं कहीं कांग्रेस चाहती है कि जो खाता सबसे पहले खोले हमारा राहुल कस्बा से, उसके बाद असर अपने शेखावाटी था, टोंक सवाई माधोपुर में प्रचार किया, बाड़मेर जैसलमेर की सीट है वहां पे उन्होंने प्रचार किया। तो इस बार कांग्रेस की अभी जो 13 जो सीटें की भी बात दूसरे चरण की, उसके अंदर जो उच्चक मुकाबला बना हुआ है। वहां पे जो टोंक सवाई माधोपुर की जो मीणा बहुली क्षेत्र है, हरीश मीणा समुदाय से आते हैं, जो सुखबीर सिंह जौनपुर गुजर समुदाय आते हैं। लेकिन सचिन पायलट वो गुजर समुदाय से आते हैं और सचिन पायलट हरीश मीणा को खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं गुजर और मीणा जी एक तरफा वोटिंग हरीश मीणा करते हैं, तो ये सीट कांग्रेस के लिए निकलना आसान रहेगी। वहीं पर कोटा की बात करें तो ओम बिरला की जो प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी, लोकसभा स्पीकर रहे हैं और उनके सामने बीजेपी के प्रहलाद गुंजर इस बार कांग्रेस में आ गए और वहां पे भी चुनाव है, बड़ा ही रोचक बना हुआ है। बाड़मेर की अपन बात करें तो वहां पे भी जो मंत्री कैलाश चौधरी है और जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी से पहले थे और बहुत ही कम वोटों से बायतों से चुनाव हरीश चौधरी के सामने वो हार गए थे। इस बार इंडिया गठबंधन ने वहां पे संयुक्त प्रत्याशी वहां पे उतारा है उम्मीदवार बेनीवाल को और रविंदर भाटी उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी और वहां भी रोचक मुकाबला बना हुआ है। वहीं अपन जोधपुर की बात करें तो वहां पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके सामने करण सिंह उचाड़िया, दोनों ही राजपूत समाज से आते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब राजपूत प्रसिद्ध राजपूत वहां चुनाव हो गया। अब कंफ्यूजन है कि आखिर किस राजपूत समाज किधर जाता है, जिधर राजपूत समाज जाएगा जोधपुर से वही प्रत्याशी जीत के यहाँ पे आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अमूमन जितनी भी सीटें हैं वहां पर मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। रुक कर लेते हैं हमारे लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा का। संदीप, देखा जाए तो जैसे ही दूसरे चरण का चुनाव नजदीक आ रहा था, लगातार पहले चरण में वोटिंग चल रही थी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के जो दूसरे चरण की सीटें थी वहां पर दौरे शुरू हो गए थे। तो यानी कि बीजेपी एक भी दिन अपना जाया नहीं करना चाह रही थी और लगातार उनके ताबड़तोड़
ओर जनसभाएं रैलियां शुरू थी तो दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उसमें भी देखने को मिल रहा था कि लगातार रैलियां की जा रही थी और जनसभाएं की जा रही थी। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, जनता का जो रुख है वो किस ओर देखने को मिल रहा है? कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता लगाई थी उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतरना शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश की अगर हम खासकर बात करते हैं खासतौर पे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। उस समय लगातार जो है अन्य जिलों में जा रहे थे, वहाँ की जो योजनाएं थी परियोजना को लोकार्पण शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये देखने को मिला था चुनाव आचार संहिता से पहले। और जब चुनाव आचार संहिता लगती है उसके बाद कुछ ही दिन के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आखिरकार उड़ पड़ता है और लगातार एक जिले में एक दिन में 3 जिलों का जो है दौरा करते हुए नजर आए हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो है रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। शायद यही वजह थी कि जयंत चौधरी आरएलडी को भी अपने साथ में लाना पड़ा उन्हें और उनके साथ में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक समय खेमा नहीं माना जाता, क्योंकि जिस तरीके से वहां की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बस पे 2019 और 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बसपा ने वहां पे अपनी कई सीटों पर काबिज किया था। इसके साथ आरएलडी के साथ में जब जयंत चौधरी सपा के साथ में जयंत चौधरी जब आए थे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं फायदा मिला था। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिनको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। तो शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह जन सभाओं को संबोधित किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ वहाँ दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे चरण में देखने को मिले हैं। कई सीटों पर उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया है, अलीगढ़ हो, अमरोहा हो, जहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं तो उन सीटों पर लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को उतार रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार जो है दौरे करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे अब इंतजार होगा दूसरे कल से मतदान का। कल मतदान परसेंटेज क्या कहता है ये सबसे बड़ी बात डिपेंड करेगा, लेकिन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां जो हैं जो सामने चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या इंडिया या कांग्रेस हो, जो कि इंडिया गठबंधन में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई रैलियां देखने को मिली हैं। तो साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है या जो इंडिया गठबंधन है, दोनों लोग मिल करके इस बार जो है प्रचार प्रसार में तेजी लाए हैं और लगातार दौरे भी किए हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती का भी दौरा देखने को मिला अलीगढ़ में, अमरोहा में। तो ये माना जा रहा है कि काफी मेहनत हो रही है क्योंकि त्रिकोणी मंच बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है तो बसपा अपने आप को अकेले चुनाव लड़ रही है, पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से त्रिकोणी है और इस त्रिकोणी में किसको कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कल से वोटिंग परसेंटेज पे सभी का ध्यान होगा कि सभी पार्टी के नेताओं का कि उस वोटिंग परसेंटेज कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है। देश की 88 सीटों पर यह मतदान किया जाना है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर यूपी में आज प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में भरेंगे चुनावी हुंकार। दोपहर 12:45 पर करेंगे जनसभा। कोठी मीना बाजार ग्राउंड में होगी जनसभा। दोपहर 2:45 पर बरेली में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। सैनिक पड़ाव, आलमपुर, जाफराबाद में करेंगे जनसभा। शाम 4:30 बजे शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। यूपी में आज प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। दोपहर 12:45 पर आगरा में करेंगे पहली जनसभा।
कोटी मीना बाजार ग्राउंड में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। दोपहर 2:45 पर बरेली में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सैनिक पड़ाव आलमपुर जाफराबाद में होगी जनसभा। शाम 4:30 बजे शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। यूपी में आज प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। प्रधानमंत्री 3 जिले में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में प्रधानमंत्री की रैली। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे साथ सबसे पहले हमारे बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज बरेली पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां पर वो चुनावी रैली संबोधित करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार रोहिलखंड पर जो अपनी नजर बनाए हुए हैं, उसके तहत ही आज बरेली में जो है लगातार उनके ताबड़तोड़ दौरे हैं। और बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का जो है आज दौरा है, जिसमें आंवला लोकसभा जो सीट है और बदायूं की जो लोकसभा सीट है, वहां के दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में आज वो जो है माहौल बनाने का काम करेंगे। और बरेली करीब दोपहर में 3 बजे वो पहुंचेंगे और आंवला का जो आलमपुर जाफराबाद इलाका है, वहां का जो सैनिक ग्राउंड है, वहां पर जो है एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी जो कि ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, वो भी उस मंच पर नजर आएंगे। और साथ ही तौर पर जो आंवला के सांसद प्रत्याशी हैं और 2 बार के सांसद रहे हैं धर्मेंद्र कश्यप, उनके समर्थन में वो आज माहौल बनाने का काम करेंगे। और साथ ही तौर पर जितनी भी जनसभा को जो संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी नीतियां हैं उनको बताने का भी काम करेंगे। और पदाधिकारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं जो ये आज की जो जनसभा है, वो कहीं ना कहीं दोनों लोकसभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण लोकसभा जनसभा होने जा रही है, चूंकि तीसरे चरण में बरेली की जो सीटें हैं, जिसमें चाहे बदायूं की बात कर ली जाए, शाहजहांपुर की बात कर ली जाए और बरेली लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, 7 मई को मतदान होना है। और मतदान को लेकर के ही आज पीएम नरेंद्र मोदी बरेली पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अवंतिका, खास तौर पर देखा जा रहा है कि बरेली की जो लोकसभा सीट है, वहां पर कल जो है एक मेगा रोड शो का प्लान तैयार किया गया है। तो बरेली में भी कल एक 1.5 घंटे का मेगा रोड शो चलेगा पीएम नरेंद्र मोदी का। तो कहीं ना कहीं बरेली लोकसभा सीट को भी साधने का प्रयास करेंगे। और साथ ही तौर पर आज की बात की जाए तो आंवला जो महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें खुद जो आंवला के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, वो भी इस टाइम लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं और जो लोकसभाएं हैं, उनमें जो है मजबूताई से लड़ने का काम जो है अब जो सीट नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने संभाल रखा है। और लगातार इससे पहले भी पीलीभीत में जब चुनाव हुआ, तो पीलीभीत के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जनसभा को संबोधित किया था। उसी तौर पर आज बरेली की आंवला सीट पर भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो विशेष रणनीति के तहत बीजेपी की ओर से आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर वो चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो बीजेपी के पक्ष में वोट जुटाने की कोशिश में भी दिखेंगे। और हमारे साथ शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता रोहित पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। रोहित, आज शाहजहांपुर पे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर वो चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? पिछले कई दिनों से 10-15 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी के आने की सुबह थी और मोदी जी आज शाहजहांपुर 4:30 बजे जनता को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण सागर, उनको लेकर यहाँ पर जनता से अपील करेंगी उनको विजयी बनाए, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण सागर जो है वो सांसद रह चुके हैं। और यहाँ पर शाहजहांपुर की विधानसभा सीट जो है उस पर भी उपचुनाव है, ददरौल की विधानसभा सीट पर, उसको लेकर भी मोदी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ एक दोनों तरफ से लोकसभा और विधानसभा की तरफ से एक भारी भीड़ जुटाने के लिए दोनों प्रत्याशी लगे हुए हैं और यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र चौधरी, यहाँ पर कई मंत्री रहेंगे और योगी जी रहेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मंच पर प्रधानमंत्री के अलावा और भी कई लोग जो हैं बीजेपी की ओर से वो भी नजर आएंगे। और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो अमूमन कहा जाता है बीजेपी की ओर से कि मोदी मैजिक जो है वो काफी ज्यादा काम करता है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उनका वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। तो इस बारे में क्या जानकारी है, क्या ऐसा जाहिर तौर पर होता है? क्योंकि अमूमन देखा जाए तो बीजेपी की ओर से जब प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी बड़ा नेता पहुंचता है तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अवंतिका, जिस तरीके से 2014 में एक मोदी लहर चली थी, उस मोदी लहर में सभी मोदीमय हो चुके थे, यानी कि हर घर मोदी का एक जो नारा था वो देखने को मिला था। लेकिन साफ है कि उसी तर्ज पर आज 2024 के चुनाव हैं, यानी कि 10 साल बाद फिर से चुनाव हैं। उन चुनाव को लेकर के अब नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ये माना जाता है कि आज के समय में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। लगातार जो है उनकी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में आकर के प्रधानमंत्री का एक रोड शो हो, एक वहां पे भव्य कार्यक्रम हो। तो लगातार वो प्रत्याशी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी जान रहे हैं कि जिस तरीके से 2014 में एक मोदी लहर होकर निकली थी, शायद वही लहर फिर से देखने को मिले, क्योंकि उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने कार्यक्रम भी करते नजर आ रहे हैं। एक एक दिनों में 3-3, 2-2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ ही साथ आज के उत्तर प्रदेश के दौरे की अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आगरा, बरेली और शाहजहांपुर 3 जगहों पे जाकर के रैलियां करेंगे। तो साफ तौर पे यहां पर एक मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साझा करते नजर आएंगे, दूसरे मंच पर भूपेंद्र चौधरी भी साथ रहेंगे। तो तरह तरह के अपने प्रत्याशियों को लेकर के लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे चरण की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी, दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थमा नहीं था कि तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है वो लग गया था तीसरे चरण को लेकर के। तो अब तीसरे चरण का जो मतदान होना है वो 7 मई को होने हैं, लेकिन उसको इससे पहले ही लगातार जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। शीर्ष नेतृत्व जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है और लगातार प्रचार प्रसार में भी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि एक एक दिनों में 3-3 जिलों का, जनपदों का जो है दौरा करना काफी महत्वपूर्ण होगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है 3 जिलों का जो है दौरा काफी महत्वपूर्ण है जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरे चरण का चुनाव कल होना है और उसके पहले ही तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उस पर प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात है। और एक बार दोबारा से शानू जी हम आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और बीजेपी है, तो वही दूसरी ओर बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इस बार वोट बैंक पर खासा असर पड़ता दिखता है, क्योंकि बसपा की जो पकड़ है दलित पर वो काफी मजबूत मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक में, सपा और कांग्रेस के गठबंधन के वोट बैंक में बसपा सेंधमारी करती हुई नजर आएगी। शानू जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी अवंतिका, एक बार एक सवाल दोबारा जी शानू जी, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, बीजेपी भी है चुनाव में और साथ ही बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, उसके साथ कोई भी गठबंधन नहीं है, किसी भी खेमे में शामिल नहीं है। तो इस बार बसपा जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक पर खासा असर जो है दिखा सकती है और उनसे वोट शेयर जो है वो बसपा की ओर जा सकता है, क्योंकि बसपा में दलित की जो पकड़ है वो काफी अच्छी मानी जाती है। देखिए निश्चित तौर पे आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल अहम सवाल है। और लेकिन बरेली की लोकसभा सीट की बात की जाए या फिर आंवला लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। चूंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो आंवला सीट के जो लोकसभा प्रत्याशी है आबिद अली, उनका पहले पर्चा खारिज कर दिया गया और उसके बाद फिर से अप्रूव कर दिया गया। और इस अप्रूवल के लिए जो बरेली के रिटर्निंग ऑफिसर है जो कि सीडीओ जगप्रवेश है, उनको डायरेक्ट जो है बसपा सुप्रीमो मायावती से इसकी परमिशन लेनी पड़ी थी। उनसे उन्होंने सवाल किए थे, उसके बाद ही जो है आबिद अली का पर्चे को अप्रूव किया गया। तो कहीं ना कहीं जो आंवला की जो लोकसभा सीट है वहां की तो जो प्रत्याशी है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। और वहीं बरेली की बात की जाए तो बरेली की जो लोकसभा सीट है वहां पर जो वोट काटने का काम था वो कहीं ना कहीं छोटे लाल गंगवार थे, वो जरूर वोट काटते और एक बड़े पैमाने पर करीब मुझे लगता है कि करीब जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों तरफ से अगर वो वोट काटते तो करीब 1 लाख से ज्यादा का वो अंतर से वोट काटने का काम करते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यहां पर भी
खराब हुई और छोटे लाल गंगवार का पर्चा खारिज कर दिया गया, चूंकि उसमें कई जो कॉलम थे वो कभी खाली छोड़ दिए गए थे। उसके बाद ही जो है छोटे लाल गंगवार का पर्चा खारिज कर दिया गया। तो साफ माना जा रहा है बरेली की जो सीट है वो अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है और उन्हीं में दोनों में फाइट है। वहीं आंवला की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य हैं जो कि जलालाबाद के पूर्व विधायक रहे हैं, वो हैं, और साथ ही तौर पर 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र कश्यप ने जो कार्य किया उसको कहीं ना कहीं अभी भी जो आंवला की जो लोकसभा सीट है वहां के लोगों में विरोध है। लगातार जो छुट्टा जानवर का जो लगातार विपक्ष जो है मुद्दा उठाता था उसका कहीं ना कहीं विरोध है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है इस बार आपसी में फाइट जरूर कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो हमेशा से माना जाता था कि वोट बैंक काटेगी, वोट बैंक पर उसकी नजर रहेगी और कहीं ना कहीं दलित को लेकर के वो जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, दूसरी पार्टी के जो दल है उनके प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, ये और सीटों पर जरूर हो सकता है। लेकिन बरेली की जो सीटें हैं इनमें ये बिल्कुल भी इस बार साबित नहीं होगा कि लोकसभा जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो तो उनका वोट बैंक उन्होंने जो है काटा है। ये बात यानी कि देखा जाए तो बरेली में एक तरीके से बसपा का जो सुपड़ा है वो साफ होता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको वाराणसी से बता दें जहां पर अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में अमित शाह होंगे शामिल। प्रदेश महामंत्री भी साथ रहेंगे मौजूद। 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकी डे जुड़े हुए हैं। विकी, देखा जाए तो आज अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है और आज उनका दूसरा दिन है दौरे का। आज सुबह जो है ताज होटल पे वो प्रबुद्धजनों से मीटिंग किए हैं और मीटिंग करने के बाद जो है आज कुछ ही देर में जो है काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे। आपको बता दें काशी विश्वनाथ में गर्भगृह में वो बाबा का विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। वहीं काल भैरव मंदिर भी दर्शन करे जाएंगे। दर्शन करने के बाद जो वो सीधे जो है क्षेत्रीय कार्यालय पे अपने पार्टी पदाधिकारियों संग एक बैठक, समीक्षा बैठक करेंगे और जीत की रणनीति बनाएंगे और जीत का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। और जैसे कि आपको बता दें पहले दिन के दौरों में अमित शाह गृह मंत्री जो है केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसके बाद जो मोती झील पे एक जनसभा की। उन्होंने जनसभा में जो जनता से उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर घर घर पहुंचे। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा और कार्यकर्ता साथ ही जनता से कहा कि आप ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 400 पार का नारा है वो आप सब पूरा करेंगे और इसको मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी बिगुल है वो अमित शाह पूरे चुनावी मूड में दिख रहे हैं और आज उसके दौरे का दूसरा दिन है। वो प्रबुद्धजनों से भी मीटिंग के दौरान उन्होंने अपना सुझाव मांगा कि क्या कुछ जीत के सुझाव मांगे और साथ ही जो कमियां थी, खामियां थी, उन पर भी सवाल किए। तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कुछ ही देर में जो है काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, उसके बाद जो समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश देंगे और जीत का मंत्र देंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज दौरे के दूसरे दिन भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जहां पर वो सम्मिलित होंगे और साथ ही बैठक करते हुए नजर आएंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। बहुत शुक्रिया विकी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज अमित शाह के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, संगठनात्मक बैठक लेंगे और साथ ही जीत का मंत्र भी देंगे।
वही बता दें कि यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ झोंकेंगे ताकत। कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी का करेंगे दौरा। सुबह 10:45 पर लखीमपुर पहुंचेंगे। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ सिंह झोंकेंगे ताकत। सुबह 10:45 पर लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अजय मिश्रा टेनी की नामांकन में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ। राजपुर सिकंदरा में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ सिंह झोंकेंगे ताकत। कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। लखीमपुर रक्षा मंत्री सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे। अजय मिश्रा टेनी की नामांकन सभा में भी रक्षा मंत्री होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ सिंह झोंकेंगे ताकत। कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 10:45 पर लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। अजय मिश्रा टेनी की नामांकन सभा में भी रक्षा मंत्री होंगे शामिल। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे और अजय मिश्रा टेनी की नामांकन सभा में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी के 2 जिलों के दौरे पर हैं और साथ ही वो अजय मिश्रा टेनी की नामांकन सभा में भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, महत्वपूर्ण है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। काफ़ी महत्व, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव बड़ी तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि अब लगातार पार्टियां जो हैं तीसरे चरण को लेकर के भी अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करना चाह रही। शायद आज की हम अगर बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां अजय मिश्रा टेनी के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, इसके साथ साथ कानपुर देहात में उनकी जनसभा होगी, वहां पहुंचेंगे। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ राजनाथ सिंह भी रुख किए हुए हैं, क्योंकि एक पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्हें, तो उस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अन्य लोकसभा सीटों पर जा जाकर के प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो स्वयं जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ सीट से, और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उनके बेटे नीरज सिंह जो है वो जमीन पर उतर करके तैयारी कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि लगातार जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जगह दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अजय मिश्रा टेनी पे जो बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, जिस तरह में तिकोनिया कांड हुआ था उस समय वही सवाल उठे थे, लेकिन क्या सीटों को लेकर के भी ये असमंजस फंसा हुआ था कि क्या आखिर उनका टिकट कटेगा या रहेगा। लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और आज नामांकन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से दूसरे चरण का चुनाव अब लगभग खत्म होने वाला है, कल उस पर वोटिंग होनी है, तो उसके बाद बीजेपी की ओर से तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी सभी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर वो लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात पहुंचेंगे और लखीमपुर खीरी में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं कानपुर देहात में अजय मिश्रा टेनी की नामांकन सभा में शामिल होंगे।
तो वहीं ब्रजेश पाठक का उन्नाव दौरा आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज उन्नाव दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उन्नाव। साक्षी महाराज की नामांकन सभा में होंगे शामिल। ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उन्नाव। साक्षी महाराज की नामांकन सभा में होंगे शामिल। रामलीला ग्राउंड में होगी नामांकन सभा। ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उन्नाव। रामलीला ग्राउंड में होगी नामांकन सभा। ब्रजेश पाठक का उन्नाव दौरा आज। ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उन्नाव। साक्षी महाराज की नामांकन सभा में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रामलीला ग्राउंड में होगी नामांकन सभा। ब्रजेश पाठक का उन्नाव दौरा आज। डिप्टी सीएम आज अपने उन्नाव दौरे पर हैं, जहां पर वो उन्नाव सीट से प्रत्याशी साक्षी महाराज की नामांकन में शामिल होंगे। साक्षी महाराज की नामांकन सभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रामलीला ग्राउंड में की जाएगी नामांकन सभा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उन्नाव दौरा आज। ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उन्नाव। साक्षी महाराज की नामांकन सभा में होंगे शामिल। आपको बता दें कि साक्षी महाराज की नामांकन सभा रामलीला ग्राउंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखा जाए तो बीते दिन अभी डिम्पल यादव भी उन्नाव पहुंची थी, जो कि अन्नू टंडन के नामांकन सभा में शामिल हुए थे, और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं, जहां पर वो नामांकन सभा में साक्षी महाराज की नामांकन सभा में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आज जैसा कि कार्यक्रम है कि डिप्टी सीएम 10 बजे उन्नाव पहुंचेंगे और उन्नाव पहुंचने के बाद में साक्षी महाराज के लिए एक सभा करेंगे और यहां से एक रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां साक्षी महाराज अपना दूसरा सेट नामांकन का दाखिल करेंगे। हालांकि साक्षी महाराज पहले भी एक सेट दाखिल कर चुके हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं रोड शो करना है, पूरे जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। तो डिप्टी सीएम सबसे पहले, जैसा कि अभी तक कार्यक्रम समझ में आ रहा है, कि 11 बजे रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे और यहां से वो साक्षी महाराज के साथ में उनको लेकर के एक रोड शो करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट जाकर के नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है, चूंकि डिप्टी सीएम रहेंगे और कार्यकर्ताओं का हुजूम आने की संभावना, इसको देखते हुए बड़ी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई, भारी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रामलीला मैदान से लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं, जहां पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, और वही देखा जाए तो अभी कुछ टाइम पहले जब साक्षी महाराज ने एक जनसभा की थी, वहां पर उनका एक विवादित बयान भी सामने आया था, जिसके बाद विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों भी लिया था। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भी लगातार साक्षी महाराज के उस बयान को लेकर के मुद्दा बना रहा है और लगातार उस पर उन्हें घेरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से कल भी जो मैनपुरी की सांसद उन्नाव पहुंची थी डिम्पल यादव, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया था और रोड शो के दौरान ही उन्होंने भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा था और कहीं ना कहीं उन्होंने सवालिया घेरे में लिया था कि जो इस तरीके की बातचीत है, विकास को लेकर के उन्होंने घेरा था, किसानों के मुद्दे पे घेरा था। तो एक दूसरे की तरफ से बयानों का दौर चल रहा है, एक दूसरे को घेर करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी का दौर चल रहा है और आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है, भाजपा प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। तो भाजपा इसमें अपना पूरा का पूरा दमखम दिखाने वाली है। डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं इसी लिहाज से आज उन्नाव पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज साक्षी महाराज की नामांकन सभा में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम बंदोबस्त किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नामांकन सभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। सुबह 10 बजे एक नामांकन सभा की जाएगी और उसके बाद रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कि कल मतदान होना है। इस सीट पर रोजगार, विकास, नदियों की सफाई अहम मुद्दा है। कैसी है इस सीट की चुनावी जंग, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा सीट में 8 विधान पार्टी का 2009 से कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। महासमुंद में आराम मिलों और चावल मिलों के बंद होने की वजह से यहां के लोगों में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। धमतरी में मुद्दे तो पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा धमतरी, न रेल का सुविधा है। यहाँ से बिजनेस काफी होती थी पहले, जब से ये सब उधर चले गया तो यहाँ कोई काम नहीं। पहले टिम्बर वगैरह ये वो राइस मिलर वगैरह, इससे धमतरी चलता था। यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि राजिम में रेलवे, राजिम से देवभोग तक के लिए बड़ी रेल लाइन होनी चाहिए, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ रेलवे जरूरी है। ये रेलवे की मांग वर्षों पुरानी है, इसलिए राजिम से देवभोग रेल लाइन का यहाँ विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा। महानदी, टैरी और सोंढूर नदी का संगम होने की वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है।
राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नदियों की सफाई और विकास की कमी यहाँ अहम मुद्दे हैं। विकास की गति में तो पिछड़ते हुए ही नजर आया है हमारा राजिम विधानसभा, खासकर महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम है, जहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से लोग आते हैं जो इलाहाबाद के तर्ज में यहाँ पे करते हैं काम। इसके लिए नदी का संरक्षण भी होना चाहिए, साफ सफाई व देख रेख इनकी होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो राजिम का आबादी पहले से डबल और ट्रिपल हो गया है। जिस हिसाब से पहले राजिम में सुविधा युक्त छोटा था, आज राजिम चौगुना हो चुका है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस हिसाब से यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ मेले का, रोड का, और चौड़ीकरण नहीं, साथ साथ में उसमें डिवाइडर भी नहीं है। आने जाने वाले मेले के समय में बहुत परेशानी होते हैं, खुद मंत्री लोग महसूस करते हैं, जितने मंत्री लोग आते हैं। महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।